Hi, welcome to the next civil engineer. Today we are going to discuss some of the major important points every civil engineer should know, and those points are very important for any site engineer. आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होते हैं, स्पेशली साइट वर्क के लिए। आइए प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि फ्रेशर सिविल इंजीनियर को भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। और almost everywhere in the civil engineering interview these questions are asked. So let's start. आइए सबसे पहले हम लोग स्लम्प की बात कर लेते हैं। As per Indian Standard Code, that is IS 456/2000, स्लम्प के लिए डिफरेंट वैल्यूज दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइटली रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। लाइटली रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए स्लम्प की वैल्यू IS कोड IS 456/2000 के द्वारा 25 से 75 mm दी गई है। और हेविली रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए, हेविली रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन के लिए स्लम्प की वैल्यू कंक्रीट की 75 से 100 mm होनी चाहिए। आइए हम लोग ड्यूरेबिलिटी और उसके फैक्टर्स देखते हैं। ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, और कवर कितना डाला है स्टील में उस पे भी डिपेंड करती है। अगर कवर कम होगा या नॉमिनल कवर प्रोवाइड नहीं होगा आरसीसी सेक्शंस में, तो उसमें जो प्रोवाइडेड रेनफोर्समेंट है वो एक्सपोज हो जाएगा क्लाइमेटिक कंडीशंस में, वेदर से, और करोजन हो सकता है स्टील में। टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मटेरियल, स्टील कैसा डाला है, स्टील की टाइप क्या है, HYSD बार है, प्लेन बार है, या फिर माइल्ड स्टील है, TMT बार है, और कंस्टिट्यूएंट मटेरियल में सैंड की क्वालिटी, सीमेंट की क्वालिटी, ये सब डिपेंड करती है कंक्रीट के ड्यूरेबिलिटी पे। सीमेंट कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट कंटेंट जो भी डिज़ाइन मिक्स साइट पे यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से जो कैलकुलेटेड डिज़ाइन किया है डिज़ाइन इंजीनियर ने, वो क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि साइट पे क्वालिटी कंट्रोल की टीम इन सारी चीज़ों को चेकआउट करती रहे। वर्कमैनशिप टू ऑब्टेन फुल कॉम्पैक्शन, ये ध्यान रखना होता है कि कॉम्पैक्शन फुल्ली अचीव हो रहा है या नहीं। जब भी कंक्रीटिंग होगी तो उसमें कॉम्पैक्शन का एक बहुत बड़ा रोल है फाइनल आउटपुट में। जब भी कंक्रीट हार्डेंड स्टेट में आएगी, जब भी फॉर्म वर्क रिमूव किए जाएंगे, तो अगर कंक्रीटिंग के दौरान कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे वॉइड्स जो हैं, एयर वॉइड्स रह जाएंगे, और आफ्टर रिमूविंग ऑफ फॉर्म वर्क हमें देखने को हनीकम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, जो कि अच्छा साइन नहीं है किसी भी अच्छे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। और इट ऑल्सो डिनोट्स दैट द क्वालिटी इज नॉट गुड एंड द सुपरविजन इज नॉट प्रॉपर एट द साइट। इसलिए अगर आप साइट इंजीनियर हैं और वर्क करा रहे हैं किसी भी साइट पे, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉम्पैक्शन एंड एफिशिएंट क्यूरिंग, क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
स्ट्रेंथ में। लेटर स्ट्रेंथ के लिए क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 डेज तक क्यूरिंग होनी चाहिए। कॉलम है तो उसमें जूट वगैरह लगा करके बोरा को लपेट दिया जाता है जनरली साइट के ऊपर। वहाँ पे आप पानी क्यूरिंग हमेशा करवाते रहेंगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहेगी। आइए देखते हैं एक्यूरेसी क्या क्या होनी चाहिए फॉर मेजरिंग इक्विपमेंट इन बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट में सीमेंट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर, वाटर, ये सारे कंस्टिट्यूएंट हैं जो कि कंक्रीटिंग से पहले जो बैचिंग प्लांट है जहाँ से कंक्रीट आपकी मिक्स हो रही है, कंक्रीट बन रही है, वहाँ से आ रही है, फिर साइट पे प्लेस होना है, वहाँ पे एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है आइए डिस्कस करते हैं। सीमेंट के केस में ±2% एक्यूरेसी वहाँ पे टॉलरेबल है। एग्रीगेट के लिए आपको ±3%। मेजरिंग इक्विपमेंट में अगर प्लस या -3% है तो ये टॉलरेबल है। एडमिक्सचर्स यूज कर रहे हैं तो ±3%। वाटर के लिए आपको ±3%, या तो +3% हो जाए जो मेजर कर रहे हैं आप, या फिर -3% हो जाए, ये इतना तक टॉलरेबल है। मिक्सिंग टाइम 2 मिनट्स फॉर वन मिक्सिंग, जिसको हम लोग साइट मिक्सिंग भी बोलते हैं। मिक्सिंग टाइम जो है वो 2 मिनट होना चाहिए एक मिक्सिंग के लिए, दैट इज साइट मिक्सिंग। इसमें 2 मिनट आगे पीछे चलेगा। टॉलरेंस फॉर फॉर्म वर्क देखते हैं, फॉर्म वर्क के लिए टॉलरेंस कितना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप सिविल में साइट इंजीनियरिंग की फील्ड जॉब करना चाहते हैं तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा याद रखने होंगे। आइए देखते हैं फॉर्म वर्क में कितना टॉलरेंस हो सकता है। इन क्रॉस सेक्शन फॉर कॉलम्स एंड बीम्स, यहाँ पे नोट करेंगे कि कॉलम्स में और बीम्स में कितना डेविएशन करेंगे हम लोग, +12 mm कर सकते हैं, +12 mm कर सकते हैं, या फिर -6 mm लेस साइज कर सकते हैं। कॉलम्स एंड बीम्स के लिए ये एप्लीकेबल है। फॉर्म वर्क का जब भी आप साइट पे कॉलम और बीम का फॉर्म वर्क कराएंगे तो उनका जो क्रॉस सेक्शन है, जो डिजाइन में आपकी ड्राइंग में दिया हुआ है, उसमें आप +12 mm ये टॉलरेबल है, या फिर -6 mm लेस इन साइज। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि +12 mm ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे टॉलरेट किया जा रहा है, लेकिन जब साइज कम हो रहा है तो सिर्फ यहाँ पे -6 mm ही लिया जा रहा है। चूंकि जो भी डिजाइन आपको साइज दी गई है कॉलम की या फिर बीम की, वो कैलकुलेशन की गई है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के द्वारा, वहां पे लोड कितना आने वाला है बिल्डिंग में उसके हिसाब से, इसलिए ज्यादा होगा तो थोड़ा ज्यादा चलेगा, लेकिन जब हम साइज कम कर देंगे तो वो सेफ नहीं होगा, इसलिए वहां पे टॉलरेंस की जो लिमिट है वो कम है। आइए फुटिंग में देखते हैं। इन फुटिंग प्लान 50 mm प्लस कर सकते हैं हम लोग, या फिर -12 mm लेस इन साइज। ऑलवेज अगर आप कभी भी लेस पाते हैं मेजरमेंट में, जो ड्राइंग में मेजरमेंट दी गई है उसमें अगर आपको कम मिल रही है एक्चुअल ऑन द साइट, तो हमेशा ध्यान रखना होगा कि विद इन द लिमिट हमें करना होगा, नहीं तो वो फिर से हम उस वर्क को फिर से दोबारा करा सकते हैं। डेप्थ में देख लेते हैं। डेप्थ के लिए 0.05 D, वेयर D इज डाया और डेप्थ। अगर सर्कुलर कॉलम है तो डाया हो गया, अगर ये नॉर्मल है, रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है तो आप डेप्थ इसकी ±0.5 ले सकते हैं, ±0.05। ये स्पेसिफाइड थिकनेस जो होगी D, उसके हिसाब से उसमें आप जो भी थिकनेस है उसमें +0.05 या फिर प्लस की जगह पे -0.05, ये टॉलरेबल लिमिट है फॉर्म वर्क के लिए। जब भी आप फॉर्म वर्क करेंगे तो ये मेजरमेंट के दौरान साइट पे ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए रेनफोर्समेंट के केस में देखते हैं कि अब आप फॉर्म वर्क चेक कर लिया है आपने, रेनफोर्समेंट चेक करना है। अगर आप साइट पे हैं और आपको रेनफोर्समेंट चेक करना है
तो आइए स्टील को कैसे चेक करेंगे। फॉर इफेक्टिव डेप्थ डायमीटर डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200 mm। अगर इफेक्टिव डेप्थ चेकिंग हो रही है, डायमीटर उसका लेस देन या फिर इक्वल टू 200 mm है, तो प्लस माइनस 10 mm वहाँ पे टॉलरेबल लिमिट हो जाएगी। अगर इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू ग्रेटर देन 200 mm है, तो वहाँ पे प्लस माइनस 15 mm टॉलरेंस कर सकते हैं। फॉर कवर टू रिइंफोर्समेंट यहाँ पे आप प्लस 10 mm कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है, चूंकि कवर हमें हमेशा देना ही पड़ेगा साइड पे। वी हैव टू प्रोवाइड, ऑलवेज प्रोवाइड कवर टू द रिइंफोर्समेंट, अदरवाइज इट विल गेट करोडेड। आइए मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट देखते हैं। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट वी ऑल नो इज 1.50 मीटर। ये होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू के पर्पज से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, वेदर इट मे बी SSC JEE एग्जाम और इट मे बी एनी स्टेट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्जाम, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, आपको ये साइट पे जब भी आप जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको ये सारे पॉइंट्स हमेशा पता होने चाहिए। आइए डायमीटर और लेंथ में हम टॉलरेंस लिमिट देखते हैं क्या क्या है। 0 से 25 mm तक प्लस माइनस 0.5% है। 25 से 35 mm तक प्लस माइनस 0.6 है। 35 से 50 mm के लिए प्लस माइनस 0.8% है। ये डायमीटर में या फिर लेंथ में टॉलरेंस की लिमिट स्पेसिफाई की गई है, जो कि हर साइट इंजीनियर को, हर सिविल इंजीनियर को जरूर पता होनी चाहिए। टॉलरेंस ऑन वेट पर मीटर। आइए वेट पर मीटर क्या क्या टॉलरेंस अवेलेबल हैं वो देख लेते हैं। 0 से 10 mm, 0 to 10 mm के लिए प्लस माइनस 7% है। 10 to 16 mm के लिए प्लस माइनस 5% है। 16 एंड अबव के लिए प्लस माइनस 3% है। टॉलरेंस फॉर कटिंग लेंथ। आइए कटिंग लेंथ के लिए हम टॉलरेंस की लिमिट देख लेते हैं। When the specified length is not given, जब भी आपको स्पेसिफाइड लेंथ नहीं दी गई है तो प्लस 75 mm कर सकते हैं या फिर माइनस 25 mm कर सकते हैं, ये कटिंग लेंथ के केस में। When the minimum length is specified, जब भी मिनिमम लेंथ अगर दी गई है तो आप प्लस 50 mm रखेंगे, नहीं तो मिनिमम लेंथ जब आपको दी गई है तो मिनिमम का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आप उसमें कोई टॉलरेंस देंगे। आपको मिनिमम लेंथ जो स्पेसिफाइड है वो रखनी ही पड़ेगी। इसलिए या तो उससे 50 mm बढ़ा सकते हैं अगर आपने कटिंग करवाया किसी भी बार का, तो अगर 50 mm ज़्यादा हो गया तो चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा भी कम हो गया तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम लेंथ स्पेसिफाई कर दी गई है ऑलरेडी। ये थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एवरी सिविल इंजीनियर को, स्पेशली साइट इंजीनियर को, प्रैक्टिकल जब आप साइट पे जाएंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, जो कि साइट पे बहुत ही काम आने वाली हैं, बहुत ही हेल्पफुल होंगी फॉर एवरी सिविल इंजीनियर। लैपिंग इज नॉट अलाउड। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, लैपिंग अलाउ नहीं है फॉर द बार्स हैविंग डायमीटर्स मोर देन 36 mm। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Every civil engineer, every site engineer, everyone who is working in the construction field should get notice here. Lapping is not allowed for the bars having diameter more than 36 mm। मतलब 36 mm डायमीटर से ज़्यादा डायमीटर का बार यूज हो रहा है तो उस केस में हम लैपिंग नहीं करेंगे, लैपिंग अलाउ नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं चेयर की। जब भी हम चेयर कहाँ यूज होता है, चेयर स्लैब में भी यूज हो सकते हैं, लेकिन चेयर का मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है वो चेयर का यूज होता है फाउंडेशन में। जब भी हम फुटिंग करते हैं, स्पेशली राफ्ट अगर हम करते हैं तो वहां पे 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर की चेयर यूज होती है। चेयर स्पेसिंग और चेयर के बीच की स्पेसिंग जो है, चेयर स्पेसिंग मैक्सिमम स्पेसिंग इज 1 मीटर और 1 नंबर पर स्क्वायर मीटर। मतलब चेयर हम लोग कहाँ यूज करेंगे, एक चेयर हमेशा यूज करेंगे 1 स्क्वायर मीटर पे, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर डोवेल रॉड्स
मिनिमम ऑफ 12 mm डायमीटर शुड बी यूज। अगर डबल रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका मिनिमम डायमीटर 12 mm होना चाहिए। चेयर्स मिनिमम ऑफ 12 mm डायमीटर बार्स टू बी यूज, और चेयर जो यूज करेंगे हम लोग उसका डायमीटर, मिनिमम डायमीटर ऑफ चेयर शुड बी 12 mm। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट नॉट लेस देन 0.8% एंड मोर देन 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट 0.8% से कम यूज नहीं करेंगे और 6% से ज्यादा नहीं करेंगे। 0.8% किसका? ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया का। 0.6% किसका? ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया का। मतलब लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हम लोग ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 0.8% कम यूज नहीं करेंगे और 6% ज्यादा यूज नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिनिमम बार्स फॉर स्क्वायर कॉलम इज 4। आपको पता होगा कि स्क्वायर कॉलम में अगर हमें मिनिमम बार प्रोवाइड करना है तो वो 4 होगा, और 6 होगा किस केस में? सर्कुलर कॉलम में। सर्कुलर कॉलम के केस में 6 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सिविल इंजीनियर्स मिस कर जाते हैं, कभी कभी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हमें पता होता है लेकिन हम वहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने नॉलेज को। तो इसके लिए हम ऐसी वीडियोस जो बहुत इंफॉर्मेटिव हैं, जो कि प्रैक्टिकल हैं, जिनमें थ्योरी भी ली गई है, जो आईएएस कोड के रेफरेंस से लेके बनाई गई हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। ऐसी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने वाले हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। इवन फॉर द वर्किंग इंजीनियर्स, साइट इंजीनियर्स, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए दूसरे पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मेन बार्स इन द स्लैब शैल नॉट बी लेस देन 8 mm HYSD। HYSD बार्स, मेन बार स्लैब के अंदर 8 mm से कम के यूज नहीं होंगे, या फिर 10 mm के प्लेन बार। अगर आप स्लैब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, स्लैब कंस्ट्रक्शन में HYSD बार्स अगर यूज कर रहे हैं तो 8 mm मिनिमम डायमीटर है, वो जो स्पेसिफाइड है, और 10 mm होने चाहिए अगर आप प्लेन बार यूज कर रहे हैं। नॉट डेज प्लेन बार्स आर नॉट यूज। आजकल हम लोग HYSD बार ही यूज करते हैं या फिर TMT बार ही यूज करते हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉट लेस देन 8 mm एंड नॉट मोर देन 1/8 ऑफ स्लैब थिकनेस। आपको पता होगा कि हम लोग स्लैब के में मेन बार होती है और एक डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो डाया है स्लैब के अंदर वो 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और 1/8 ऑफ स्लैब थिकनेस, स्लैब का जो भी थिकनेस होगा उससे 1/8 टाइम्स ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ये स्लैब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज 125 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि स्लैब का मिनिमम थिकनेस क्या होता है। स्लैब का मिनिमम थिकनेस 125 mm होता है। डायमेंशन टॉलरेंस फॉर क्यूब्स इज ±2 mm। मतलब क्यूब टेस्ट करेंगे हम लोग, जब भी साइट पे कंक्रीटिंग होती है तो वहां पे हम लोग क्यूब टेस्ट करते हैं। तो क्यूब टेस्ट में जो डायमेंशन होता है क्यूब का, उसका टॉलरेंस जो है वो ±2 mm होना चाहिए। उससे ज़्यादा टॉलरेंस आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज अलाउड मैक्सिमम टू 1.5 मीटर। फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, ये क्वेश्चन SSC JEE के एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये स्टेट AE JEE एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इवन एक बार गेट में भी ये क्वेश्चन आया था कि कंक्रीट का फ्री फॉल कितना होता है। इसरो में आ चुका है ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। आप वीडियो को एंड तक देखें, डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिटेड। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लैप स्लाइसेस नॉट बी यूज फॉर बार लार्जर देन 36 mm। आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि लैपिंग इज नॉट अलाउड फॉर द बार्स हैविंग डाया मोर देन 36 mm। 36 mm से ज़्यादा के अगर बार यूज हो रहे हैं आपके साइट पे, आपके कंस्ट्रक्शन में, तो लैप स्लाइस नहीं यूज होगी, या फिर लैपिंग तो अलाउ ही नहीं है ऐसे केस में।
आइए दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। वाटर एब्सॉर्प्शन से रिलेटेड है। वाटर एब्सॉर्प्शन नॉट मोर देन 50%, 15%। वाटर एब्सॉर्प्शन 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। pH value of the water should not be less than 6. One of the major important question related to site engineering, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। pH वैल्यू वाटर का 6 से कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। pH वैल्यू वाटर का 6 से कम नहीं होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स इज 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक्स का 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। इन स्टील रेनफोर्समेंट बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड इज 8 kg पर मीट्रिक टन। स्टील रेनफोर्समेंट में बाइंडिंग वायर हमें 8 kg पर मीटर रिक्वायर होता है। इन सॉइल फिलिंग एज पर IS कोड 100 स्क्वायर मीटर शुड टेक 3 सैंपल फॉर कोर कटिंग टेस्ट। अगर आप सॉइल फिलिंग कर रहे हैं, सपोज यू आर वर्किंग एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियर या फिर सॉइल इंजीनियर, या फिर आप टेस्ट करने में या फिर कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप फिलिंग करेंगे, सॉइल फिलिंग करेंगे, IS कोड क्या कहता है आपको, 100 स्क्वायर मीटर में आपको 3 सैंपल कलेक्ट करना है कोर कटिंग टेस्ट के लिए। कोर कटिंग टेस्ट के लिए आपको 100 स्क्वायर मीटर में 3 सैंपल कैलकुलेट वहां से लेना है, ताकि आप कोर कटिंग टेस्ट कैलकुलेट करें। कोर कटिंग टेस्ट कैलकुलेट करके से आप पता कर सकते हैं डेंसिटी सॉइल की क्या है। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल साइट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, जो कि पॉइंट बहुत बेनिफिशियल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रैक्टिसिंग सिविल इंजीनियर्स के लिए, फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए, जो प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनको भी बहुत हेल्प होगा इस वीडियो में जो भी पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और मैक्सिमम पीपल तक पहुंचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर्स के लिए स्पेशली बनाया गया है। यहाँ पे आपको टेक्निकल वीडियोस, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट्स, थ्योरी, लेक्चर्स और कंपटीशन के प्रिपरेशन में जो भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।